तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इसे आप लिखते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों एक ही बात है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इमेजिनरी लाइंस होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्व करी जाती हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में वो एंटर करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों को एक साथ रख दिया तो ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में टर्मिनेट करती हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerges out from positive charge and terminated to negative charge. They are imaginary rays. ठीक है, ये फर्स्ट इसका पॉइंट है। दूसरा, सेकंड, ओके, यहाँ पर देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन at any point give the direction of electric field. यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से होकर फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इमेजिनरी रेज निकल रही हैं। अगर हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इस चार्ज की वजह से वो इस टेंजेंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में ये है कि वाई टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये चार्ज बॉडी है और यहाँ से दो फील्ड लाइंस निकल रही हैं और दोनों एक दूसरे को इन केस अगर ये इंटरसेक्ट कर देती हैं तो इस पॉइंट पे हमारे पास, अगर इस वाले फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अलोंग होगा। अगर दूसरे वाले फील्ड लाइन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और आप जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, एक ही डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इम्पॉसिबल। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। सो हम ये कह सकते हैं कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इसका आंसर होगा। ये सेकंड पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। ठीक है, ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया
is directly proportional to intensity of field. कहने का मतलब अगर ये हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है और यहाँ से होकर फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहाँ पर हमने छोटा सा एक एरिया कंसिडर किया और सेम एरिया हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर 2 लाइन पास कर रही हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन पास कर रही है इस एरिया से। दोनों सेम एरिया है बट यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, यहाँ से 2 लाइन पास कर रही है। तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा पास करती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो E1 की वैल्यू ग्रेटर देन E2 होगी। ठीक है। सिमिलर एक क्वेश्चन है, आप देखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। यहाँ पर लाइन कॉन्सेंट्रेटेड है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की वैल्यू इस E1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सेपरेटेड होंगी एक दूसरे से तो इंटेंसिटी में फ़र्क आएगा और वो वैल्यू कम होगी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट यही तीनों हैं। ठीक है, आइए समझते हैं अब फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Suppose we have area A, delta A, through which number of field lines passes through them. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी E है और इस एरिया का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में। आपको पता होना चाहिए एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है, इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, एरिया का भी डायरेक्शन इधर की ओर है। तो फ्लक्स को मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं E और डेल्टा A का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमारा फ्लक्स होता है। इसे आप डेल्टा फाई अज्यूम करें। ठीक है, तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर ये हमारे पास एरिया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमने बना लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, तो यहाँ पर थीटा एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर आप फ्लक्स को लिख सकते हैं E डॉट A, इट मीन्स EA cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू कॉस। पिछली बार हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में बात करी थी। आइए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ, ये गॉस लॉ है क्या, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फ्लक्स थ्रू एन enclosed surface is directly proportional to charge within it। देखिए सपोज हमारे पास ये एक चार्ज रखा हुआ है और इसके चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट किया। इस सरफेस से होकर जो फ्लक्स क्रिएट होता है, फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस सरफेस को थ्रेड करेंगी और फ्लक्स क्रिएट होगा चारों तरफ।
तो इस लॉ में ये बताई गई है बात, जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज के। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एनक्लोज्ड। ओके, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं, यहाँ पर आता है 1/ε0 क्यू एनक्लोज्ड। फाई को आप लिख सकते हैं E डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, और क्लोज सरफेस के लिए हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यही पढ़ा है यहाँ पे गॉस लॉ में कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी एरिया के अंदर रखे हुए उस चार्ज के। सिंपल सी बात है। इसके प्रूफ को देखेंगे हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है आपका, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एनक्लोज्ड। ये है गॉस लॉ। ओके, इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं। कंसीडर अ चार्ज Q placed in a space creating field around it. Take a Gaussian spherical surface around it of radius r. देखिए, ये हमारे पास चार्ज है, इसके चारों तरफ हमने एक सरफेस कंसीडर किया जो स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस से होकर हम फ्लक्स देखते हैं, कितना फ्लक्स क्रिएट होता है उसे देखते हैं। सपोज करते हैं इसका रेडियस r, हमने एक छोटा सा एरिया dA इस स्फेरिकल सरफेस पे कंसीडर किया, dA। एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो dA का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये चार्ज वैल्यू है, चार्ज बॉडी है, इसकी वजह से ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी एरिया के डायरेक्शन में ही नॉर्मल टू द सरफेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज बॉडी से इमर्ज आउट होती हैं और वो रेडियस के अलॉन्ग ही होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर आपको फ्लक्स देखना, फ्लक्स फाई इज E डॉट डी ए, ये होता है। छोटा सा फ्लक्स देख रहे हैं डी फाई, इसलिए हमने E डॉट डी ए यहाँ पर देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस चार्ज बॉडी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू dA इंटू cos 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है। हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेट कर दिया। ओके, ये फाई है। अब देखते हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, सारी कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है। Q 1/4πε0 r², यहाँ पर कांस्टेंट है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने यहाँ पर सबको बाहर ले लिया, 4πε0 r² और Q। इंटीग्रेशन सिर्फ इस dA का होगा।
डीए का इंटीग्रेशन करते हैं, इस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन, छोटे से एरिया सारे एडअप होते जाएंगे और पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया हमें मिल जाएगा 4πε0 r²। इस एरिया को हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाता है आपका 4πr²। एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। इसे आप कैंसिल आउट कर लेते हैं और फाइनली Q/ε0, फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0, ये हमें मिल जाता है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एनक्लोज्ड, और यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बदले 1/ε0 की वैल्यू आई है, तो फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। ये हमारा गॉस लॉ है, इसका प्रूफ है। और साथ ही साथ इसके 3 एप्लीकेशंस भी हैं, और उन तीनों एप्लीकेशंस के बारे में आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। देखिए सपोज हमारे पास एक लाइन है और इस पर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। हमने क्या किया, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड करा दिया, और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी होती है यहाँ पर चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। इस पूरे वायर की वजह से जिस पे चार्ज है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, जो आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वायर है। इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि ये वायर है और वायर से होकर फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलर टू दिस वायर। ओके, हमने क्या करना होगा, पहले तो इसमें लिखना होता है, कंसीडर करना होता है, कंसीडर अ लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। Suppose a point P r distance perpendicular from the wire, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वायर। हमने क्या किया, इस वायर का L लेंथ कंसीडर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसीडर कर लेते हैं L लेंथ ऑफ वायर। अब बताइए, यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, 1 यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, L लेंथ पे लैम्डा L चार्ज होगा। इसका मतलब इस पूरे L लेंथ के वायर पे लैम्डा L कूलम्ब चार्ज है। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं चार्ज ओवर इट इज इक्वल्स टू लैम्डा L। ओके, हम क्या करते हैं, इस L लेंथ को जिस पे चार्ज लैम्डा L है, इसे एनक्लोज कर देते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस से। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंडर से इसे हमने एनक्लोज कर दिया। ओके, सिलेंडर के ऊपर वाला जो हमारा सर्कुलर एरिया दिख रहा है, नीचे का एक सर्कुलर एरिया दिख रहा है, और चारों ओर का एक कर्व्ड
सरफेस एरिया दिख रहा है, इन तीनों एरियाज से होकर ये लैम्डा एल एनक्लोज हो चुका है। इसे हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसे सेकंड लेट कर लेते हैं, इसे थर्ड लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ को। तो सबसे पहले आपको देखना होगा गॉस लॉ में वी नो दैट फाई इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप फाई के बारे में देख रहे हैं तो 3 फाई यहाँ पर क्रिएट होंगे, एक सरफेस 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे। फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3। और इसके अंदर चार्ज लैम्डा एल है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे और क्लियरली देखते हैं, ये बॉटल को देखते हैं, इस बॉटल को देखते हैं। ये बॉटल एक तरीके से सिलेंड्रिकल है, इसके नीचे एक सर्कुलर एरिया है, ऊपर में भी एक सर्कुलर एरिया है, और ये चारों तरफ का कर्व्ड एरिया है। तो इस समय एरिया का डायरेक्शन आपको पता है, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जो भी एरिया आप कंसीडर करेंगे उसके परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ये देख लेते हैं, इस एरिया को देखते हैं, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की ओर होगा ऐसे। ये डीए का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इस वायर से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इमर्ज आउट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी इस वायर से। ओके, अगेन इन दिस एरिया ऑल्सो, इस वाले एरिया के लिए भी सेम, एरिया का डायरेक्शन नीचे होगा डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ओके, अब बात करते हैं इस कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने सरफेस एरिया ये लिया या ये लिया, कोई भी एरिया लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर की ओर ही होगा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक, ये एरिया का डायरेक्शन हो जाता है, और इसी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। ये एरिया का डायरेक्शन हो गया डीए का, और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लक्स 3 एरियाज के थ्रू ऑब्जर्व करने होंगे, फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3। आइए बात करते हैं फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत। फाई होता क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल 90 है, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज cos 90 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो एंगल है यहाँ पर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये सेकेंड वाले सरफेस के लिए हो गया। एंड थर्ड वाले सरफेस के लिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, और डी ए का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए डी ए को आप इंटीग्रेट करते हैं तो डी ए है क्या, तो डी ए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड वाले के लिए हम एरिया निकाल रहे हैं, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच के बदले हम 2 पाई आर एल रखेंगे, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ पर एल है। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, ये 2 पाई आर एल हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से एक बात निकल कर आती है, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे कि इस वायर से, जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास वायर है, इस वायर से जैसे दूर जाएंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। तो ग्राफ के थ्रू इसे समझते हैं क्या है। ग्राफ में बनाते रहूँ यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। इनके बीच का जो ग्राफ होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है।
जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे कम होते जाती है। आप देखिए आर की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये। जैसे आर की वैल्यू बढ़ गई थोड़ी, यहाँ पर चले आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। तो ये इसका ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच। ओके, तो ये पहला एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन को देख, इनफाइनाइट शीट। शीट की वजह से, ड्यू टू शीट, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, और इस पर चार्ज्ड, ये चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चार्ज डेंसिटी का यहाँ मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, बिकॉज ये एरिया है और एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास शीट है, इस शीट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बहुत लंबा शीट है, अब सपोज कर लीजिए आप। ओके, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट। इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। ठीक है, तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकलती हैं, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस शीट पर एक छोटा सा एरिया डेल्टा ए कंसीडर कर लेते हैं। यह आपको एरिया कंसीडर करना पड़ेगा डेल्टा ए। ओके, इस पे चार्ज का अमाउंट कितना होगा, वो जगह सिग्मा इंटू डेल्टा ए। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ज अपॉन एरिया। अगर हमने चार्ज डेल्टा क्यू कंसीडर किया और एरिया डेल्टा ए, तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ए इंटू सिग्मा। वही है, यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है, तो डेल्टा ए एरिया पर सिग्मा इंटू डेल्टा ए चार्ज होगा। ठीक है, ओके। अब हम ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस एरिया को हम देखते हैं, सपोज करते हैं शीट से कुछ दूरी पे एक पॉइंट आगे और एक पीछे कंसीडर कर लेते हैं, और इस चार्ज का जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये सपोज करते हैं हमारे पास शीट है, और शीट का ये छोटा सा हमने एरिया कंसीडर किया था, और इससे होकर आपके पास यहाँ आगे और पीछे 2 पॉइंट लेने हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है। ओके, ये वाला एरिया क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो इस एरिया का डायरेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया भी आपका, ये पूरा एरिया आप डेल्टा ए कंसिडर कर चुके हैं, डेल्टा ए। इन द सेम केस यहाँ पर भी आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इस वाले एरिया को भी आप देखते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है, बट ये जो थर्ड वाला एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को भी देख लेते हैं। देखिए, ये कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम देखें तो इस एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ऐसे ऊपर की ओर होगा। एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया ऊपर हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता है।
आप जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फिर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले इसमें हम थोड़ा बहुत कंसिडरेशन कर लेते हैं। कंसिडर अ चार्ज्ड शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी sigma. Suppose delta A area over it charge on delta A is equal to sigma delta A. Okay, अब from given construction, given arrangement या फिर given फिगर, देखिए अब फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स होता है, अब ये गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपके पास 3 फ्लक्स होंगे जैसा कि इनफाइनाइट वायर में होता था। ये पहला एरिया, ये दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया और ये तीसरा सर्कुलर एरिया। ओके, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 और चार्ज की वैल्यू इस पे हमने देख रखी है, इस छोटे से एरिया पर हमने जो कंसीडर कर रखा है सिग्मा डेल्टा ए, तो ये हो जाता है सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए पहले वाले के लिए ई डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, दूसरे वाले के लिए ई ए कॉस 90 डिग्री, तीसरे वाले के लिए ई डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, सिग्मा डेल्टा ए। ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है, 2e डेल्टा ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को भी डिवाइड करना होगा, सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब इस शीट से शीट के आप पास में हो या दूर में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टिल कांस्टेंट रहती है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ये सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा होगा? ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लें, ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द शीट है, आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, ये वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, नाउ सपोज कर लेते हैं हमारे पास 2 शीट है, 2 इनफाइनाइट शीट हैं और वो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, और दोनों पे हमने चार्ज डेंसिटी डिफरेंट लिया है। ये इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 रीजन क्रिएट होते हैं। एक हो गया आपका रीजन फर्स्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक बीच का रीजन हो गया सेकंड, एंड रीजन 3। अब इन तीनों रीजन्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना होगा। देखिए ये हमारे पास शीट है एक, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलाम पे मेज़र किया जाता है, पॉजिटिव 1 कूलाम। ओके, ये शीट इससे अपने से दूर E1 फोर्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, E1 फोर्स से रिपेल करेगी। एट द सेम टाइम ये भी इसे रिपेल ही करेगी, लेकिन इसका E2 फोर्स होगा। तो इस रीजन में E नेट की वैल्यू आ जाती है E1 प्लस E2, बिकॉज दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ये आपका है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, ये आपकी ई नेट की वैल्यू आ जाती है रीजन फर्स्ट में।
जिसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब बीच की बात करते हैं, इस रीजन में देखते हैं। तो ये वाला जो शीट है वो इसे रिपेल करेगा अवे फ्रॉम द शीट इधर की ओर, और जो दूसरा वाला शीट है इसे अपने से दूर E2 फोर्स से रिपेल करेगा। एक E1 फोर्स से रिपेल कर रहा है ये, और ये E2 फोर्स से रिपेल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम E नेट की अगर बात करें, देखिए E1 की वैल्यू मोर होगी बिकॉज सिग्मा 1 बड़ा है यहाँ पे, तो E1 माइनस E2, तो यहाँ पर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, सिग्मा